नमस्कार सभी साथियों का। आज हम नगरीय भूगोल के एक टॉपिक सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टालर यानी क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। क्रिस्टालर ने नगरों की या बस्तियों के बसाव की स्थिति को एक सिद्धांत के माध्यम से समझाया है और यह थ्योरी जो है वाल्टर क्रिस्टालर ने सबसे पहले सन 1933 में प्रदर्शित की। यानी यह थ्योरी वाल्टर क्रिस्टालर ने 1933 में प्रदर्शित की, वो भी किस बस्तियों के आधार पर? दक्षिणी जर्मनी की बस्तियों के आधार पर। दक्षिणी जर्मनी की बस्तियों को उदाहरण मानते हुए वाल्टर क्रिस्टालर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब यह जो सिद्धांत है यह नगरों की या बस्तियों के बसाव, उसकी स्थिति और उसकी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। जो भी बस्तियां हैं उनके तीन बिंदु, उनके बसाव, उनकी स्थिति और उनकी व्यवस्था यानी उनका लोकेशन कैसी है, उनकी कंडीशंस कैसी है, उन पर बात करता है। और वाल्टर क्रिस्टालर वैसे एक जर्मन अर्थशास्त्री है और सन 1933 में क्रिस्टालर ने बस्तियों के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब सभी सिद्धांतों के जैसे कुछ मान्यताएं होती हैं, तो क्रिस्टालर भी अपने सिद्धांत की कुछ मान्यताएं लेकर चलता है। अब सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं, इन पर बात करते हैं। सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, किन पर यह सिद्धांत चलता है। सबसे पहले जो सभी सिद्धांतों में लगभग देखा जाता है कि जिस प्रदेश को लेकर सिद्धांत दिया जाता है वो प्रदेश एक समरूप मैदान हो। तो क्रिस्टालर की थ्योरी की पहली जो मान्यता है वो है प्रदेश समरूपता वाला मैदान हो। समरूपता वाला प्रदेश हो या क्षेत्र हो। और जब भी किसी प्रदेश में समरूपता की बात आती है तो वहां चाहे आप जलवायु को ले लीजिए, चाहे मिट्टी की उत्पादकता की बात हो, चाहे उस प्रदेश में ढाल की बात हो, ये सब एक समान होनी चाहिए। तो वाल्टर क्रिस्टालर की पहली मानता है कि प्रदेश एक समरूपता वाला मैदान हो और वहां मिट्टी की उत्पादकता, वहां ढाल, वहां जलवायु, धरातल, ये सब एक समान हो गई। दूसरी है प्रदेश में जनसंख्या का वितरण। प्रदेश में जनसंख्या का वितरण समान हो। अब जनसंख्या के वितरण में क्रिस्टालर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लेकर चलता है जिसका नाम है क्रय शक्ति, यानी वहां की जनसंख्या के काम करने की क्षमता। वहां के जनसंख्या के काम करने की क्षमता अर्थात उसकी क्रय शक्ति भी क्या हो, एक समान हो। दूसरी बात, जितने भी उपभोक्ता हैं वो न्यूनतम लागत के सिद्धांत पर कार्य करते हो। न्यूनतम लागत के सिद्धांत पर कार्य करते हो अर्थात हम किसी भी उत्पाद को अगर बनाएं तो उसका सबसे पहला प्रिंसिपल है न्यूनतम लागत। जितनी लागत कम होगी लाभ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तीसरी मान्यता जो है वो है उपभोक्ता न्यूनतम लागत के सिद्धांत पर कार्य करते हो। चौथा है
सभी दिशाओं में यातायात दूरी, सभी दिशाओं में यातायात दूरी प्रत्यक्ष अनुपात में हो, यातायात दूरी प्रत्यक्ष अनुपात में हो। अर्थात मैं किसी एक क्षेत्र में हूं, मान लीजिए वो ए क्षेत्र है, और इस ए क्षेत्र से मैं उत्तर में 5 किलोमीटर जाऊं, इधर 5 किलोमीटर जाऊं, इधर 5 या इधर 5, अगर किलोमीटर के हिसाब से परिवहन भाड़ा जो है वो समान हो, तो अगर 5 किलोमीटर पर यहां मान के चलिए 15 रुपए हैं, तो इधर भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15। सभी दिशाओं में जो परिवहन दूरी है वो प्रत्यक्ष अनुपात में हो। ये क्रिस्टालर की 4 मान्यताएं थी। तो पहली मान्यता, प्रदेश एक समरूपता वाला क्षेत्र हो, यहां जलवायु, मिट्टी, उत्पादकता या ढाल बराबर हो। दूसरी बात, प्रदेश में जनसंख्या का वितरण समान हो। तीसरा, उपभोक्ता न्यूनतम लागत के सिद्धांत पर कार्य करते हो, यानी दूरी के संदर्भ में है, ये दूरी को न्यूनतम लागत के सिद्धांत पर लेकर आना है। और सभी दिशाओं में यातायात दूरी प्रत्यक्ष अनुपात में हो। ये 4 जो है क्रिस्टालर के सिद्धांत की मान्यताएं हैं। अब आगे बात करते हैं। अगली जो बात है, जब क्रिस्टालर ने ये सभी मान्यताएं दी तो उसने देखा कि बाजार क्षेत्र 2 प्रकार से, ज्यादातर हम सिद्धांतों की बात करें तो उसमें किसी भी बाजार का प्रभाव क्षेत्र जो होता है वो गोलाकार होता है। तो मान्यताओं के आधार पर क्रिस्टालर ये मानता है कि बाजार का जो क्षेत्र है वो गोलाकार है, परंतु इस गोलाकार होने के कारण इसमें 2 प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। उसने 2 स्थितियां इस सिद्धांत में व्यक्त की अगर प्रभाव क्षेत्र गोलाकार है तो। अब वो क्या कहता है, प्रभाव क्षेत्र के गोलाकार होने से जो पहली स्थिति बन रही है और जो दूसरी स्थिति बन रही है, इनमें क्या डिफरेंस है। वो कहता है कि अगर बाजार क्षेत्र गोलाकार हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बनाए जाएं, जैसे अभी आपके सामने है, मैंने कुछ गोलाकार क्षेत्रों को, बाजार क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए बनाया है, तो वो कहता है कि इन सभी बाजार क्षेत्रों के बीच, आप बीच का भाग देखेंगे, ये क्षेत्र जो है वो किसी भी बाजार क्षेत्र में नहीं आ रहा, यानी इनके मध्य में खाली स्थान हो रहा है जहां किसी भी बाजार का प्रभाव नहीं है। परंतु जब उसने इस क्षेत्र को ढकने का प्रयास किया, अर्थात जब उसने इनको आपस में काटते हुए बनाया, तो उसने नोट किया कि बाजार जो क्षेत्र हैं वो अब उभयनिष्ठ होने शुरू हो गए हैं, यानी ये बाजार क्षेत्र और ये बीच वाला जो एरिया है, अब यहां पर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। वो या तो इस बाजार क्षेत्र में जाएंगे या इस बाजार क्षेत्र में। तो क्रिस्टालर के सामने जब उसने मान्यताएं दी, और हम आमतौर पर देखते आते हैं कि एक बाजार का जो प्रभाव क्षेत्र है वो गोलाकार होता है, और अगर गोलाकार प्रकार से बनाया जाए तो जो पहली स्थिति आती है और जो दूसरी स्थिति आती है उसमें क्या कमियां हैं। तो पहली स्थिति में ये कमी है कि जब बाजारों के गोलाकार क्षेत्र एक दूसरे को स्पर्श करके बनाए जाएं तो बीच का खाली क्षेत्र जो है वो किसी भी बाजार के प्रभाव में नहीं आता। जबकि दूसरी बात उसने ये देखी, जब उसने इनको ढकने का प्रयास किया तो एक उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है दोनों बाजारों के बीच में आ रहा है, जिस पर अब प्रतिस्पर्धा होनी शुरू हो गई है। अर्थात प्रतिस्पर्धा में अब बाजार प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे। तो ये दोनों स्थितियां जो हैं क्रिस्टालर के सिद्धांत पर सामान्य तौर पर दिखती हैं। अब किसी भी बाजार का प्रभाव क्षेत्र उसके दूरी के संदर्भ में होता है।
जैसे जैसे मान लीजिए ये कोई एक केंद्र है, जैसे जैसे केंद्र से आप दूर जाते जाएंगे बाजार का प्रभाव क्षेत्र हमेशा कम होता जाएगा। आप किसी भी एग्जांपल में देखिए, आप दो नगरों के बीच में एक छोटा कस्बा भी देखेंगे तो उस कस्बे के लोग या तो इधर वाले बाजार में जाएंगे या इधर वाले बाजार में, यानी वो उभयनिष्ठ अवस्था में है। तो जहां उन्हें ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है व्यक्ति उस बाजार की ओर जाते हैं जो बड़ा होता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्रिस्टालर ने क्या किया, उसने बाजार क्षेत्रों के षटकोणा आकार की कल्पना की। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से आता है कि बाजार का क्षेत्र कैसा होगा, तो क्रिस्टालर ये कहता है कि बाजार जो है वो षटकोणाकार आकृति में होने चाहिए। ऐसा आइडियल कंडीशन में नहीं दिखता है। जब उसने षटकोणाकार स्थिति में बाजारों को बनाया तो उसने नोटिस किया कि ना तो अब कोई क्षेत्र उभयनिष्ठ है और ना ही कोई क्षेत्र जो है वो बीच में खाली बच रहा है। तो सबसे मेन बात तो क्रिस्टालर के सिद्धांत की ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि क्रिस्टालर कहता है कि बाजार क्षेत्रों की जो कल्पना उसने की है, यानी बाजार क्षेत्र गोलाकार न होकर, गोलाकार बाजार क्षेत्र नहीं है, जबकि बाजार क्षेत्र कैसे होने चाहिए, षटकोणाकार होने चाहिए। और षटकोणाकार बाजारों में उसकी दो प्रॉब्लम्स हल हो रही हैं, यानी हेक्सागोनिकल पे बात कर रहा है वो कि अब ना तो कोई क्षेत्र खाली बच रहा है और ना कोई क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में है, यानी बाजार एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं और इनकी आदर्श जो स्थिति है वो षटकोणाकार होनी चाहिए, परंतु ऐसा वास्तविकता में आइडियल कंडीशन पर जो है वो लागू नहीं होता। अब वो कहते हैं कि ये जो है ये स्थिति आदर्श है, ये स्थिति जो है वो आदर्श स्थिति है बाजार को लेकर। और आप जिस सिद्धांत में ये बात कर रहे हैं वो कहता है कि एक जो क्षेत्र है उसका एरिया लगभग 44 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि दक्षिणी जर्मनी की बस्तियां सामान्य तौर पर उतनी दूरी पर स्थित नहीं है जितनी दूरी पर हमारे भारत में ये स्थिति पाई जाती है। दूसरा, यहां वो पॉपुलेशन मानता है 3500 के आसपास। वो कहता है एक बस्ती में लगभग 3500 लोग रहते हैं 44 वर्ग किलोमीटर में, और एक बस्ती से दूसरी बस्ती के बीच दूरी लगभग 7 किलोमीटर मानकर चलता है कौन, क्रिस्टालर। तो आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक बस्ती एक दूसरे से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और क्षेत्रफल 44 वर्ग किलोमीटर और पॉपुलेशन जो है 3500 वर्ग किलोमीटर है। अब जब मान्यताओं पे बात हुई, मान्यताओं के बाद में उसने बाजार क्षेत्र के गोलाकार पर बात की। गोलाकार में दो स्थितियां सामने आई, उस स्थितियों को हल करने के लिए उसने बाजार क्षेत्र को षटकोणाकार माना, ये आइडियल कंडीशन है। इनके बाद सिद्धांत पर अब जो हमसे मेन क्वेश्चन आता है के, और के को क्रिस्टालर हमेशा स्थिर मान मानता है, परंतु जब हम लोच की थ्योरी में देखेंगे तो वो के को लचीला लेकर चलता है। दो मेन अंतर जो है क्रिस्टालर और लोच की थ्योरी में वो ये दो हैं। अब जब क्रिस्टालर ने सिद्धांत को आगे दिया तो उसने कुछ वर्ड इस सिद्धांत के बारे में लिखे हैं। हम उन वर्डों का मतलब जानेंगे कि सेवा क्षेत्र क्या है, संपूरक क्षेत्र क्या है, आधार क्षेत्र क्या है, कुछ 6 मुख्य बिंदु हैं, परास क्या है, इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहला तो निम्नलिखित शब्द जो क्रिस्टालर के सिद्धांत से है, हम कुछ वर्ड्स पर बात कर रहे हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है और ये सिद्धांत में कैसे काम करते हैं। सबसे पहला वर्ड है संपूरक क्षेत्र। संपूरक क्षेत्र, पहले हम सभी वर्डों के नाम देख लेंगे क्या क्या है। दूसरा है केंद्र स्थल,
तीसरा है केंद्रीय सेवाएं। तो पहला संपूरक क्षेत्र, दूसरा केंद्र स्थल, तीसरा केंद्रीय सेवाएं, चौथा बिंदु है केंद्रीय वस्तुएं। फिर पांचवा बिंदु है कार्यभार जनसंख्या। और बिल्कुल अंतिम बिंदु है परास। तो क्रिस्टालर अपने सिद्धांत पर प्रमुख 6 बिंदुओं पर ध्यान देता है। तो ये 6 बिंदु कौन से हैं? पहला है संपूरक क्षेत्र, दूसरा है केंद्र स्थल, केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय वस्तुएं, कार्यभार जनसंख्या और परास। क्या मतलब है, क्या क्या है? सबसे पहला संपूरक क्षेत्र को बोलते हैं आधार प्रदान करने वाला क्षेत्र, यानी जो क्षेत्र आपको बेस बनाकर देगा। यानी सिंपल सी बात, किसी नगर के बाहर का प्रभाव क्षेत्र के अंदर जितना भी क्षेत्र आता है वो उसका संपूरक क्षेत्र होता है। वही लोग केंद्र में आकर वस्तुओं को खरीदेंगे जिससे बाजार चलेगा। तो पहला क्षेत्र है आधार प्रदान करने वाला क्षेत्र। दूसरा केंद्र स्थल, जो सेवाएं देगा। हमने बहुत से सिद्धांतों में देखा है जो क्षेत्र सेवाएं प्रदान करेगा। अब सेवाएं कैसे प्रदान होती हैं? सेवाएं प्रदान करने का मतलब है तो केंद्र स्थल जो कि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करेगा। सेवाएं मतलब कोई फैसिलिटी, शिक्षा की, परिवहन की, डॉक्टर की, सामान खरीदने की, बड़े बाजार, उन सब की सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र होगा। तीसरा है केंद्रीय सेवाएं। केंद्र स्थल पर यानी 2 नंबर बिंदु पर केंद्र स्थल पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं वो सब केंद्रीय सेवाओं में आएगा। वस्तुएं, केंद्र स्थल पर बेची जाने वाली वस्तुएं, केंद्र स्थल पर कौन सी वस्तुएं बेची जा रही हैं वो केंद्रीय वस्तुएं कहलाएंगी। और चौथा बिंदु क्रिस्टालर के अनुसार यही है। इसके बाद में कार्यभार जनसंख्या एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बढ़िया पॉइंट, कि वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी मांग को पूरा किया जा सके। आप ध्यान रखेंगे कार्यभार जनसंख्या का मतलब है वो न्यूनतम जनसंख्या जिसकी मांग पूरी की जा रही है, जिसकी मांग को पूरा कर रहे हैं हम, वो किस में आती है? कार्यभार जनसंख्या में आती है। और परास का मतलब उस दूरी से है। तो परास का मतलब आपको दूरी से लेना है, डिस्टेंस से, यानी केंद्र स्थल से दूर, अंतिम दूर वो बिंदु जहां तक सेवा का लाभ मिल रहा है। यानी मान लीजिए ये एक बाजार का केंद्र बिंदु है और अंतिम व्यक्ति यहां से आ रहा है, तो यहां जो अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है वो इस दूरी को क्या बोलेंगे? परास कहा जाएगा। यानी वो दूरी जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो, यानी वो दूरी जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो उसे परास कहा जाता है। तो ये 6 बिंदु क्रिस्टालर अपने सिद्धांत में लेकर चलता है मान्यताओं के बाद में। संपूरक क्षेत्र यानी आधार क्षेत्र, केंद्र स्थल जो सेवाएं प्रदान करेगा, केंद्रीय सेवाएं जो केंद्र स्थल पर कार्य हो रही हैं, केंद्रीय वस्तुएं केंद्र स्थल पर कौन सी वस्तुएं दी जा रही हैं, और कार्यभार जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या जो उससे लाभान्वित हो रही है। और परास का संबंध दूरी से है, वो अंतिम बिंदु जहां तक आर्थिक लाभ जो है हमारे लिए उपयोगी है या लाभप्रद है उसे कहा जाता है। चलिए अब एक और बात करते हैं। एक बिंदु आप ध्यान रखेंगे
1.733। ये क्रिस्टालर के सिद्धांत में एक पॉइंट है, इस संख्या को ध्यान रखेंगे। 1.733 क्या है, या इसको बोला जाता है √3। ये किससे संबंधित है क्रिस्टालर के सिद्धांत में, इसका क्या काम है और ये किस कारण से है? ये है कि प्रत्येक उच्चतर श्रेणी के दो केंद्रों के मध्य, मान लीजिए कोई दो उच्चतर, एक केंद्र बिंदु यहां है और एक केंद्र बिंदु यहां है, दो उच्चतर श्रेणी के केंद्र बिंदुओं के मध्य दूरी जो है या व्यापार जो उसका अर्धव्यास है वो हमेशा √3 गुना बढ़ेगा। दोबारा से पॉइंट को सुनेंगे। प्रत्येक उच्चतर श्रेणी के दो केंद्रों के मध्य दूरी या व्यापार प्रदेश का अर्धव्यास √3 गुना होगा। यह हमें ध्यान रखना है कि कल को पेपर में एक लाइन का क्वेश्चन आए कि क्रिस्टालर के अनुसार दो उच्चतर श्रेणी के केंद्रों के मध्य दूरी या उसके व्यापार प्रदेश का अर्धव्यास जो है वो √3 या 1.733 गुना होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। हम पहले भी बात करके गए हैं, ये 4 बिंदु हैं कुल। इसमें पिछला बिंदु ये कि क्षेत्रफल 44 वर्ग किलोमीटर होगा, पॉपुलेशन 3500 होगी और दो केंद्रों के मध्य दूरी जो है वो 7 किलोमीटर होगी, परंतु इनका व्यापार प्रदेश का अर्धव्यास जो है वो √3 गुना में चलेगा या उससे बढ़ जाएगी। अब जहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, जब ये पूरी मान्यताएं सब बिंदु पूरे हुए तो अब क्रिस्टालर ने केंद्र स्थल की व्यवस्था दिखाई है और उसने व्यवस्था में एक के जो कि स्टेबल पॉइंट है या के जो कि स्थिर मान है उसको लेकर चलता है। वो कहते हैं कि के बराबर 3, 4 और 7। तो इन सब मान्यताओं बिंदुओं के आधार पर अब बात करते हैं केंद्रीय स्थल की व्यवस्था पर, यानी केंद्रीय स्थल की सिचुएशन जो है वो कैसी होगी। तो केंद्रीय स्थल की सिचुएशन में क्रिस्टालर 3 बिंदु लेकर चलता है। सबसे पहला के बराबर 3, एक अंतिम बिंदु के बराबर 7 और बीच का बिंदु है के बराबर 4। और आप ध्यान रखेंगे के का मान हमेशा स्थिर रहता है, तो ये 3, 4 और 7 ही होंगे। अब के का मतलब है केंद्र स्थल की व्यवस्था। तो केंद्र स्थल की व्यवस्था को क्रिस्टालर के से मानता है और के हमेशा क्या है, स्थिर है। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन आए इनमें से कौन सी बात सत्य है असत्य है, तो वहां के स्थिर या अस्थिर लिखा होगा। अपने को क्रिस्टालर के अनुसार के हमेशा स्थिर ही मानना है। अब और ये व्यवस्था 3 प्रकार की है। तो के बराबर 3 हमेशा बाजार को बताता है, बाजार सिद्धांत को। के बराबर 4 हमेशा यातायात व्यवस्था को बताता है और 6 से सत्ता, और सत्ता हमेशा प्रशासन से चलती है, तो प्रशासन व्यवस्था वाला सिद्धांत 7 है। अब आप एक डायग्राम को देखिए, वो कहता है कि एक बस्ती को कुल 6 बस्तियां लगती हैं। हम प्रशासन की बात पहले करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 बस्तियां किसी एक बस्ती को लग रही हैं और इन 6 बस्तियों का प्रशासन इस 7वीं बस्ती से चलेगा, केंद्र से चलेगा। तो पूरी 7 बस्तियों का प्रशासन के बराबर 7 है, तो प्रशासन 7 पर लागू होता है। तो इसमें 3 बिंदु, के बराबर 3 का मतलब बाजार सिद्धांत, 4 बराबर यातायात और 7 का बराबर का मतलब है प्रशासन। तो के को स्थिर मूल्य कहता है, ये हम ध्यान रखेंगे। वो कहता है कि बाजार सिद्धांत में हमेशा उसकी 6 बस्तियों को अपनी पास की बस्तियों का 1/3 भाग ही मिलता है। तो जब उनकी बस्तियों को 1/3 भाग मिलेगा, ये 1/3 कुल बस्तियां 6 है प्लस 1 बस्ती जो केंद्र वाली खुद है, तो इसको काटेगा तो 2 + 1 = 3। तो बाजार सिद्धांत हमेशा 3 प्रकार करता है।
ऐसे ही वो यातायात को कहता है कि यातायात जो होता है वो रैखिक व्यवस्था पर बेस है, तो यातायात को आप बात ध्यान रखेंगे। और यातायात में वो कहता है कि इस बस्तियों को, इन बस्तियों को यातायात वाले पोजीशन में इन बस्तियों को अपनी पास की बस्तियों का 1/2 भाग मिलता है। तो 1/2 इंटू में 6 प्लस 1, जब आप इसे काटेंगे तो 3 + 1 बराबर कितना आएगा, 4। ये यातायात और प्रशासन मैंने आपको बता ही दिया, साथ में लगने वाली 6 बस्तियां प्लस एक सेंट्रल जो बस्ती है वो, तो कुल 7 बस्तियों का प्रशासन K = 7 के सिद्धांत से चलेगा। ये 3 जो बिंदु हमें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है कि K = 3 किसको बताता है, 4 किसको, 7 किसको, निम्न में से कौन सा नहीं है। सिद्धांत क्रिस्टालर ने 1933 में दिया है, दक्षिणी जर्मनी की बस्तियों के आधार पर दिया है। कौन सी मान्यता है, बस्तियों की आकृति षटकोणाकार होगी, गोलाकार में क्या दो जो है व्यवस्थाएं या दो समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, ये क्रिस्टालर के सिद्धांत की मेन जो बाहरी आउटलाइन है ये सब बताता है। अब अगली बात, क्रिस्टालर के सिद्धांत के आलोचनाएं बहुत हुई और आलोचनाओं में हम 3 या 4 आलोचनाओं पर बात करेंगे। वो कहते हैं कि क्रिस्टालर का सिद्धांत एक स्थिर मॉडल है, यानी इसकी प्रकृति लचीली नहीं है, यानी इस सिद्धांत को आप अन्य प्लेसेस पर लागू नहीं कर सकते। तो स्थिर मॉडल होने के कारण, के मान स्थिर होने के कारण ये मॉडल जो है उतना एप्रोप्रिएट नहीं है जितना होना चाहिए। ये पहली प्रॉब्लम थी क्रिस्टालर के सिद्धांत की। दूसरा जो आम होता है भाई कि ये थ्योरी इतनी आइडियल थ्योरी है कि इसे वास्तविकता में लागू नहीं किया जा सकता। आप को कोई बस्ती ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी प्रभाव क्षेत्र षटकोणाकार हो, तो षटकोणाकार प्रभाव क्षेत्र हमें देखने को मिलता नहीं है। तो एक आइडियल कंडीशन की थ्योरी है, काल्पनिक थ्योरी, कुछ विद्वान इसे मानते हैं। इसकी आलोचना में ये भी बात कही गई कि क्रिस्टालर की थ्योरी बहुत आइडियल कंडीशन पर लागू होती है और ऐसी स्थिति दिखना बहुत दुर्लभ, बहुत रेयर देखने को मिलेगी नहीं आपको देखने को। मैं ये मानता हूं कि छोटी दूरी वाले जो एरिया हैं उन पर यह सिद्धांत लागू हो सकता है। बाकी इसकी एक अच्छी बात यह है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये कृषि मॉडल वाले जो क्षेत्र हैं वहां ऐसा काम हो सकता है जहां आप रेंचेस का काम देखेंगे, जहां व्यापारिक कृषि हो रही है, जहां बाढ़ बिल्कुल सीमा में बने हुए हैं, उनका क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, कृषि फार्मों के जो मॉडल हैं उस पर क्रिस्टालर का सिद्धांत लागू हो सकता है। जॉनसन ये बात कहता है। तो हम एक बात ये ध्यान रखेंगे कि कृषि मॉडल पर क्रिस्टालर का सिद्धांत लागू हो सकता है। बाकी ये एक मिट्टी की विषमताओं पर भी बात नहीं करता कि मिट्टी विषम प्रकार की हो सकती है। एक प्रदेश में क्लाइमेट में भी अपर लोअर केसेज या वो चेंजेस आ सकते हैं, वहां भी क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत में कोई बात नहीं की है। तो कुछ आलोचनाएं क्रिस्टालर को इस सिद्धांत में झेलनी भी पड़ी। तो ये था क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। अगली क्लास में हम किसी और सिद्धांत पर बात करेंगे। धन्यवाद।